हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा डिस्कशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, ठीक है। और ये एक नीट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपको हर साल देखने के लिए मिल जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट और डायरेक्टली पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, और मैं इसको आपके फिंगर टिप्स पे कर दूंगा बिल्कुल। अब देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब ये नहीं कि वो बस रिप्रोडक्टिवली फिट हो। इसका ये बिल्कुल मीनिंग नहीं होगा कि बस वो रिप्रोडक्टिवली फिट हो। उसको मेंटली भी फिट होना पड़ेगा, सोशली भी फिट होना पड़ेगा, इमोशनली भी फिट होना पड़ेगा, बिहेवियरली भी फिट होना पड़ेगा और फिजिकली भी फिट होना। फिजिकली तो फिट होना ही पड़ेगा, नहीं तो करेगा कैसे भाई। तो मेंटली ऐसा नहीं कि पागल है कर रहा, वैसे भी नहीं होगा। सोशल मतलब ऐसा नहीं कि घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तब हो जाएगा, वो भी नहीं है। अब उसका इमोशनल, अब ऐसा नहीं कि बहुत सारा टेंशन से डिप्रेशन से जूझ रहा है, इमोशनली परेशान है, तब भी नहीं होगा। अब बिहेवियर में चेंज है तब भी हो जाएगा, क्योंकि मन दोनों के मन से होगा। तो इसी तरह जब रिप्रोडक्टिवली फिट का मतलब है कि वो दिमाग से भी सही होना चाहिए, सोशली भी सही होना चाहिए, इमोशनली भी सही होना चाहिए, बिहेवियरली भी सही होना चाहिए, रिप्रोडक्टिवली तो फिट होना ही चाहिए। अब देखो, ये सब चीज तो हो गया मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में। अब जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को हमको मतलब डिस्कस करना है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या है, कैसे हुआ। देखो, सबसे पहले आप जान लो कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। अब ये तो जान लिया, ये लाइन तो मैंने बोल दिया आपको कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अप्लाई किया 1951 में पूरे वर्ल्ड में। अब ये अप्लाई कैसे हुआ ये भी चीज जानो। ये अप्लाई हुआ कि जब हम 1947 में जब हम वार को जीत लिए, हमारा देश आजाद हुआ। अरे उससे पहले लोगों का तो ध्यान ही नहीं गया। उससे पहले लोगों का ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि उससे पहले तो लोग मसाल लेके बिजी थे, वार करने में जीतना था उनको। अब उससे पहले तो ध्यान ही नहीं गया इन चीजों में। अब जब वार खत्म हो गया, सारी मसाले खत्म हो गई, तो उसके बाद फिर क्या बचा। फिर उन्होंने यही सब स्टार्ट किया, और यही सब स्टार्ट किया तो इसका बिल्कुल सा मीनिंग, अब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो अब उस पॉपुलेशन को इंक्रीज हो आप ही देखो, रिसोर्स तो हमारे पास लिमिटेड था, रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है और पॉपुलेशन रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, तो रिसोर्स खत्म होगा कि नहीं होगा। तो इस चीज को वो करने के लिए चालू किए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स भी हैं। अब जैसे मान के चलो कि फर्स्ट एस्पेक्ट तो इसका ये है कि किसी भी मतलब कहीं पे भी प्रेगनेंसी मतलब पोस्टपोन करना है तो उसके लिए हम जागरूक कर रहे हैं। अब जैसे किसी में प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है तो उसको मेंटेन करने के लिए जागरूक करना है। तो फिर मतलब देखो, इसी तरह मतलब इवोल्यूशन इस प्रोग्राम का होते गया, क्योंकि जब पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, फिर बाद में फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हो गया, और फिर जैसे अब पार्चुरेशन के बाद, पार्चुरेशन जब हो गया, मदर बेबी दोनों हो गया, तो बेबी को और मदर को कैसे क्या रखना है उसके लिए भी प्रोग्राम हुआ, तो उसका मॉडिफिकेशन और हो गया। तो रिप्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर हो गया, इसका नाम RCH जिसको बोलते हैं। तो इस तरह इसका इवोल्यूशन होते गया और इसका बहुत अच्छा मतलब बहुत वर्ल्ड लेवल में भी ये मतलब अच्छा काम कर रहा था। अब इसको मीडिया वालों ने और फेमस कर दिया, मीडिया वालों ने फेमस किया, उसका भी योगदान था। अब उन्होंने 1917 में कुछ स्लोगन, अरे मीडिया वाले तो इसी तरह स्लोगन वगैरह स्टार्ट कर दिए, तो इसी तरह ये प्रोग्राम फेमस हो गया। तो 1917 में जो इन्होंने स्लोगन दिया था वो दिया था 2 या 3 बस, 2 या 3 ही बस, अब उससे ज्यादा नहीं। आजकल भी वही चल रहा है, मैक्सिमम 2 मतलब मिनिमम 2 मिनिमम 1, अरे मिनिमम कुछ भी है भाई, मैक्सिमम 2-3 से ज्यादा आजकल भी वही चल रहा है। अब देखो 1980 अब उसका स्लोगन था सन और डॉटर, सन या डॉटर, टू विल डू, हम दो हमारे दो, सेकेंड आफ्टर 3 ईयर। ये सब स्लोगन मीडिया वालों का ये सब कमाल था। फिर अब हमारा पॉपुलेशन तो इंक्रीज होते जा रहा था, तो उस पॉपुलेशन को हमको कम करना है। उस पॉपुलेशन को कम करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेगनेंसी को कम करना परेगा। अब प्रेगनेंसी कम कैसे होगा, प्रेग्नेंट कम होगी फीमेल तो कम बेबी प्रोड्यूस होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। तो हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को एक बार डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द मेथड दैट प्रिवेंट प्रेगनेंसी
प्रिवेंट प्रेगनेंसी, और हम इसको बोले कि ये 2 टाइप्स होता है। अब देखो, प्रेगनेंसी को हमको प्रिवेंट करना है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिसमें कि कुछ समय के लिए प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है, कुछ ऐसे लोग होंगे जिसमें परमानेंटली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है। अब कुछ ऐसे लोग जो उसमें परमानेंटली मैंने बताया, अब मान के चलो कोई ऐसा है जिसका फैमिली कंप्लीट हो चुका है, जिसके 2-3 बच्चे हो चुके हैं, 2-3 बच्चे हो चुके हैं, अब उसको कोई फर्दर बेबी रिक्वायर्ड नहीं है। अब बेबी रिक्वायर्ड नहीं है तो वो चाहेगा कि वो कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं, तो उसको क्या चाहिए, परमानेंट मेथड्स उस पर अप्लाई करोगे। परमानेंटली प्रेगनेंसी को आप रोक दोगे परमानेंटली, तो उसको कोई फर्क नहीं, क्योंकि भाई उसका फैमिली तो पहले से ही कंप्लीट है, ठीक है, पहले से ही कंप्लीट है। तो उसमें हम यूज करते हैं, उसमें 2 मेथड होता है, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, जो कि मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। अब एक है टेम्पररी मेथड। टेम्पररी मेथड क्या है, जैसे आप देखो कोई भी कपल, अब जैसे न्यूली मैरिड है, अब न्यूली मैरिड है, वो सोच रहा है 1-2 साल में मुझे बच्चे नहीं हो, वो चाहता है कि 3-4 साल बाद, तो वो चाहता है कि अपना प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करने के लिए, तो वैसे हम टेम्पररी मेथड का यूज कर लेंगे। और ऐसा मान के चलो अब कि कोई एक बच्चा हुआ, अब दूसरे बच्चे को, मतलब एक बच्चे को अच्छे से पोषण पालन करने के लिए 2-3 साल का गैप लेना चाहता है, तो मतलब गैप मेंटेन करना चाहता है बिटवीन द चिल्ड्रंस, तो उसके लिए भी टेम्पररी मेथड का यूज करेंगे। अब टेम्पररी मेथड 4 तरह के होंगे टेम्पररी में, एक तो होगा हार्मोनल, दूसरा बैरियर, तीसरा नेचुरल, चौथा हार्मोनल। अब हमको टोटल इन चारों को, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, उसके बाद इनफर्टिलिटी, टेस्ट ट्यूब बेबी, हमारा टोटल जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक तरह से आप ये देख लो कि इसमें आपका कंप्लीट चीज, एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन, स्लोगन क्या सब था, कॉन्ट्रासेप्टिव, हाँ एक चीज और, अब हम इसमें आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किसको बोलेंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव पूछा गया है एक बार एग्जाम में। तो देखो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, और देखो ये क्वेश्चन कहाँ से इसमें आ सकता है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जहां फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम फर्स्ट इंडिया, मतलब इंडिया है वो कंट्री, ठीक है, ये सब चीज ध्यान रख लेना। उसके बाद अब आइडियल किसको बोलेंगे भाई, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना, लेकिन आइडियल मतलब 100% सही। अब 100% सही किसको कहेंगे, ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव हो, बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव हो, जिसको कि हम बार बार यूज कर सके, उसी को ना आइडियल बोलेंगे। अब जैसे मान के चलो इफेक्टिव हो, ऐसा नहीं कि हम मतलब लगा लिए उससे कोई फायदा ही नहीं हुआ, काम जो चीज हम प्रिवेंट कर रहे तो वो हुआ ही नहीं, तो उसका इफेक्टिवनेस ज्यादा, मतलब इफेक्टिव हो, जब यूज किए हैं तो फिर प्रेगनेंसी ना हो, इफेक्टिव हो। अब वो रियूजेबल, ऐसा नहीं कि एक बार यूज किए फिर दोबारा यूज कर ही नहीं सकते हैं, उसको दोबारा भी यूज कर, क्योंकि अरे यार बार बार खरीदना पड़ेगा ना, तो फिर वो आइडियल नहीं हुआ ना। तो ऐसा मेथड जिसको कि बार बार यूज कर सके, और वो मार्केट में इजीली अवेलेबल मतलब आसपास मिल जाना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि आज करना है हमको तो आज हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, तो इजीली आस पड़ोस में मिलना चाहिए। अब ऐसा साइड इफेक्ट मिनिमम होना चाहिए, ये नहीं कि एक बार हम लगाएं तो परमानेंटली ही ब्लॉक हो जाए, परमानेंटली ही सफाचट हो जाए, तो उसके लिए क्या है, साइड इफेक्ट मिनिमम होना चाहिए। अब जो हम जिस चीज को, अब हम कॉन्ट्रासेप्टिव तो यूज कर लिए, अब हमारा पता चल रहा है कि सेक्सुअल डिजायर ही खत्म हो गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो नो इफेक्ट ऑन सेक्सुअल डिजायर पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए इसका, और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अब हमको आज करना है तो आज हम जाएंगे डॉक्टर के पास और डॉक्टर हमें ये लगा दो, हमको आज करना है, ऐसा नहीं। तो उसके लिए यूजर फ्रेंडली, मतलब उसको हम खुद से इंसर्ट कर सके, खुद से लगा सके, उससे प्राइवेसी मेंटेन होगा, तो उसको हम आइडियल बोलेंगे, जिसमें ये सारा इफेक्टिव हो, रियूजेबल हो, इजीली अवेलेबल हो, साइड इफेक्ट कम से कम हो, सेक्सुअल डिजायर पे कोई फर्क ना पड़े, और यूजर फ्रेंडली हो, सेल्फ खुद से इंसर्ट किया जा सके। तो ये है हमारा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल मेथड। अब ये टेम्पररी मेथड में केमिकल मेथड को हम पढ़ते हैं। केमिकल मेथड में सारा काम किस पे करता है, इसमें केमिकल मेथड में सब, अभी मैं डिस्कस करता हूँ केमिकल मेथड। अब देखो टेम्पररी मेथड में 4 मेथड, एक है केमिकल मेथड, दूसरा है बैरियर मेथड, तीसरा है नेचुरल मेथड, चौथा है हार्मोनल मेथड। वन बाय वन हम चारों की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है केमिकल मेथड। देखो केमिकल मेथड में जो यूज करते हैं हम, मतलब जो केमिकल यूज करते हैं उस केमिकल को बोला जाता है स्पर्मिसाइडल एजेंट।
स्पर्मिसाइडल एजेंट, स्पर्मिसाइडल एजेंट इसको बोला जाता है। इसमें होता क्या क्या है ये चीज आप जान लो। ZnSO4, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, उसके बाद बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड, ये टोटल चीज है। ये स्पर्मिसाइडल एजेंट का मीनिंग क्या है? स्पर्मिसाइडल एजेंट मीन्स जो कि मतलब स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देगा, स्पर्म को खत्म कर देगा। और स्पर्म को खत्म कर देगा, ये मार्केट में जो है 3 फॉर्म में मिलता है, 3 फॉर्म में मार्केट में मिलता है। एक तो या तो क्रीम फॉर्म में, या जेली, मतलब क्रीम, जेली, या फॉर्म या टैबलेट। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, स्पर्मिसाइडल एजेंट इसका फंक्शन कैसे, वर्क कैसे होगा, ये चीज मैं बताऊंगा कैसे होगा। कि देखो क्रीम, जेली और फोम, 3। क्रीम मार्केट में मिलता है डेल्फॉन के नाम से, डेल्फॉन आप क्रीम बोलोगे तो आपको बता देगा, दे देगा। जेली जो है वोल्पार पेस्ट के हिसाब से, और फोम जो है टुडे टैबलेट के फॉर्म में, टुडे टैबलेट के नाम से आपको मार्केट में मिलेगा। ये मैंने नाम आपको बता दिया, आप मार्केट से जाके खरीदना जब आपको जरूरत होगा, आप जरूरत कब होगा वो आप देख लेना, ठीक है। तो क्रीम, डेल्फॉन, जेली, वॉलपार और फॉर्म टुडे। अब देखो ये फंक्शन इसका कैसे होता है कि देखो हम जो है जब ये यूज कब करते हैं, जब हमें कॉपुलेशन, क्वेटस करना होता है, क्वेटस से जस्ट 10 मिनट पहले फिंगर की हेल्प से, ये क्रीम और जेली जो है फिंगर की हेल्प से हम कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, वेजाइना में। वेजाइना में इंसर्ट करेंगे इसको, मतलब फिंगर की हेल्प से वेजाइना में लगा देंगे इसको। वेजाइना में लगा देंगे तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अप्लाई ऑन वेजाइना, वेजाइना में अप्लाई करेंगे। वेजाइना में अप्लाई करने से क्या होगा, एसिडिक इन्वायरमेंट इंक्रीज होगा, और एसिडिक इन्वायरमेंट इंक्रीज होगा। फिर क्या होगा, ऐसे अब जो स्पर्म आएंगे, स्पर्म के जो है एक्रोसोमल मेम्ब्रेन एसिडिक इन्वायरमेंट के कारण स्पर्म के जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और ये मेम्ब्रेन अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होने से एक्रोसोमल फ्लूइड कहां जाएगा, एक्रोसोमल फ्लूइड बाहर, और एक्रोसोमल फ्लूइड बाहर हो जाएगा तो स्पर्म की क्या हो जाएगी, डेथ। स्पर्म की हो जाएगी डेथ, और स्पर्म की हो जाएगी डेथ तो नहीं हो पाएगा फर्टिलाइजेशन, और बाय द केस, सेकेंड केस मान लो अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तो इसका एक और काम होता है कि ये जो है स्पर्मिसाइडल एजेंट ये जो है स्पर्मिसाइडल एजेंट जाके बाइंड हो जाता है एक्रोसोम पे जो पोर्स होते हैं जिससे कि ऑक्सीजन की एंट्री होती है, तो ऑक्सीजन की एंट्री को ये ब्लॉक कर देते हैं। ये जाके बाइंड हो जाते हैं कहां पे, एक्रोसोमल पोर्स से, और ये पोर्स से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन एंट्री बंद, फिर से वो डेथ हो जाएगा। तो अब देखो ये 2 तरह से उसको मतलब स्पर्म का डेथ करता है, स्पर्म को मार देता है। सबसे पहले ये जो क्रीम और जेली है, मैंने क्रीम का नाम बता दिया डेल्फॉन क्रीम, जेली का नाम मैंने बता दिया वॉलपार पेस्ट के नाम से मार्केट में मिल जाएगा, फोम का नाम मैंने बता दिया टुडे टैबलेट। अब क्या होता है, क्वेटस से जस्ट 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले इसको हम वेजाइना में अप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा, वेजाइना में अप्लाई करेंगे, फिर उसका एसिडिक कैरेक्टर वेजाइना का इंक्रीज होगा। अब एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाएगा, और एसिडिक इन्वायरमेंट होने से अब स्पर्म की एंट्री होगी, तो उसका जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है वो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होगा, और एक्रोसोमल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हुआ तो एक्रोसोमल फ्लूइड बाहर, तो क्या हो गया, स्पर्म की डेथ हो गई, तो नहीं होगा फर्टिलाइजेशन,
नहीं होगा फर्टिलाइजेशन। अच्छा सॉरी, ये फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा, ये बात गलत है। फर्टिलाइजेशन स्पर्मिसाइडल एजेंट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इसमें, इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा फर्टिलाइजेशन क्योंकि फर्टिलाइजेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्पर्मिसाइडल एजेंट जो है जा करके जहां पे मतलब एक्रोसोम के पोर पे जाके अटैच हो जाए, जहां से ऑक्सीजन की एंट्री होती है, ऑक्सीजन की एंट्री ही नहीं हो पाएगी, तो फिर वहां पे भी स्पर्म का डेथ होना ही है। तो सारा इसी ये जो केमिकल मेथड है इसी फॉर्म में काम करता है। ये मार्केट में 3 फॉर्म में मिलेगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। केमिकल मेथड में कौन सा केमिकल यूज करेंगे, स्पर्मिसाइडल एजेंट। स्पर्मिसाइडल एजेंट में होता क्या क्या है, ZnSO4, KMNO4, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड, ये टोटल चीज होते हैं। अब इसका काम क्या है, स्पर्म को डिस्ट्रॉय करना। अब स्पर्म को डिस्ट्रॉय करना ये कैसे, वेजाइना का एसिडिक इन्वायरमेंट इंक्रीज करेगा, उससे एक्रोसोमल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन रप्चर डिस्ट्रॉय होंगे, एक्रोसोमल फ्लूइड बाहर, स्पर्म डेथ। या तो स्पर्मिसाइडल एजेंट एक्रोसोम के मेम्ब्रेन पे जाके अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन की एंट्री को ब्लॉक कर देगा, ऑक्सीजन की एंट्री ब्लॉक होगी तो स्पर्म का डेथ हो जाएगा। अब ये मार्केट में 3 फॉर्म में मिलता है, क्रीम के फॉर्म में, जेली के फॉर्म में और फोम के फॉर्म में। तो क्रीम के फॉर्म में मिलता है डेल्फान, जेली में मिलता है वोल्पार पेस्ट और फोम में मिलता है टुडे टैबलेट। अब देखो ये दोनों का तो आप क्रीम और जेली का तो आपको समझ में आया, इसको फिंगर के हेल्प से वेजाइना में हम अप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये फॉर्म क्या करेंगे, ये भी कोइटस कॉपुलेशन से 10 मिनट पहले फिंगर की हेल्प से हम वेजाइना के अंदर डाल देंगे। वो टैबलेट जो है थोड़ी देर में फॉर्म बन जाएगा, तो इसीलिए हम उसको फॉर्म या टैबलेट बोलते हैं, जो कि टुडे टैबलेट है। तो उसके हेल्प से सारा, इसका भी स्पर्मिसाइडल एजेंट ही है और सारा सेम फंक्शन। अब एक और टर्म है जो कि वेजाइनल डॉचिंग होता है। वेजाइनल डॉचिंग ये फॉरेन कंट्री में यूज किया जाता है, अपने इंडिया में बिल्कुल यूज नहीं किया जाता। इसका फेल्यूर रेट जो है 30 से 40% है। इसको मतलब होता क्या है कि इसमें भी देखो एक बॉटल होता है, उसमें स्पर्मिसाइडल एजेंट होता है, जैसे आप नाई के दुकान में स्प्रे मारने वाला देखते हो, उसी तरह का वो होता है। उसको हम क्या करते हैं, क्वार्टस जब हो जाता है, मतलब कॉपुलेशन क्वार्टस हो गया, होने के बाद वेजाइना में हम ये स्क्वीज कर देते हैं। मतलब जैसे वो पानी जैसे होता है ना, नाई ऐसे दबाते हैं तो स्क्यूज होता है, तो वही हम क्या करते हैं वेजाइना में स्क्यूज कर देते हैं। तो वेजाइना में स्क्यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, स्पर्मिसाइडल एजेंट फिर उससे काम वही करता है। स्पर्मिसाइडल एसिडिक इन्वायरमेंट इंक्रीज करेगा, एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, एक्रोसोमल फ्लूइड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बाहर आ जाएगा, स्पर्म की डेथ हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं, अब इस वॉशिंग ऑफ वेजाइना बाय स्पर्मिसाइडल एजेंट आफ्टर क्वार्टस के बाद जो है वेजाइना को वॉश करना है स्पर्मिसाइडल एजेंट से, उसको बोलते हैं वेजाइनल डॉचिंग। ये टर्म आपको पूछा जाता है। फर्स्ट मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड मेथड है हमारा बैरियर मेथड। अब सेकंड मेथड को डिस्कस करते हैं, बैरियर मेथड। हमारा डिस्कशन है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड फिजिकली प्रिवेंट द मेटिंग ऑफ गैमेट। मेल गैमेट फीमेल गैमेट को मिलने नहीं देना है, उसको हम बोलेंगे बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड में तो आता है सबसे पहले कॉन्डम, जिसमें कि मेड अप ऑफ थिन लेटेक्स रबर से बना हुआ होता है। अब देखो सबसे इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग आज के ट्रेडिशन में इसको बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। उसका सिंपल सा ये रीजन है कि ये स्टडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होते हैं और एड्स जो होते हैं उससे ये प्रिवेंट करता है, इसीलिए इसको मतलब नॉर्मली आज के ट्रेंड में इसको बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, मेल कॉन्डम एंड फीमेल कॉन्डम। मेल कॉन्डम का फेल्यूर रेट जो होता है 10 to 14% होता है। फीमेल कॉन्डम का रेट जो होता है फेल्यूर रेट 5 से 15% होता है। अब जैसे ये जो फेल्यूर रेट है, इसमें मेल कॉन्डम को तो आप जानते हो इरेक्ट पेनिस पे इसको लगा दिया जाता है। फीमेल कॉन्डम में क्या होता है, ये जो 2 इसके माउथ होते हैं, 2 माउथ में एक माउथ जो है ब्लॉक होता है और दूसरा माउथ ओपन होता है। तो फर्स्ट जो ओपन माउथ है उसको वेजाइना के लेबिया माइनोरा में, मतलब खुला हुआ पार्ट को वहां पे, और जो क्लोज पार्ट है उसको सर्विक्स पे, मतलब सर्विक्स को क्लोज कर दिए और यहाँ पे वेजाइना के लेबिया माइनोरा पे खुला हुआ पार्ट लगा दिए। सर्विक्स वाले पे जैसे फीमेल कॉन्डम में 2 पार्ट, 2 रिंग्स, सर्कुलर रिंग्स होते हैं, वो जो सर्कुलर रिंग्स जो बंद है उसको सर्विक्स को ब्लॉक कर देते हैं, और जो ऊपर वाला खुला हुआ है वो खुला हुआ पोर्शन हम कहाँ लगा देते हैं, लेबिया माइनोरा पे, और इसका फेल्यूर रेट 5 से 15% है। और सबसे फर्स्ट जो मेल, जैसे अब अपने
इंडिया में हॉस्पिटल वगैरह में मतलब ये मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। और फर्स्ट कॉन्डम को निरोध नाम से हम जानते हैं, ठीक है। ये मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम होगा। बैरियर मेथड में सबसे पहले ये हो गया। और ये अब जैसे कुछ और भी मेथड है जो बैरियर मेथड है। बैरियर मेथड है उसमें जैसे आता है जो कि फीमेल यूज करती है, उसमें है एक सर्विकल कैप्स, दूसरा है वॉल्ट, डायफ्राम। इसका डायग्राम आप इस टाइप का कुछ होता है कि जैसे देखो, सर्विकल कैप टाइप का होगा, ऐसा ऐसा कैप टाइप का होगा, ठीक है। वॉल्ट जो है हाफ बॉल की तरफ होगा। स्पेरिकल बॉल देखा है आपने, स्पेरिकल बॉल टाइप का होगा। डायफ्राम भी जैसे आपका वो है ना टब वगैरह देखते हो आप, टब वगैरह, वो टब वगैरह टब की तरह होगा, टब उल्टा टब। तो ये इस तरह का डायग्राम। जो फीमेल का जो वेरियर है, ये देखो ये इसका काम, इसका फेल्यू रेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और इसको लोग मतलब बहुत कम ही यूज में लेते हैं, बहुत भी कम यूज में लेते हैं। कैसे? और ये बना हुआ होता है रबर से, ठीक है। और इसको ये कवर करता है सर्विक्स को कवर करता है। अब इसको क्या करते हैं, क्वार्टस से जस्ट थोड़ा देर पहले हम इसको फिंगर की हेल्प से क्या करते हैं, सर्विक्स को क्लोज कर देते हैं। ये वही सर्विकल कैप्स यूज किया जाता है। वॉल्ट्स को भी वही लगाते हैं कि हमको सर्विक्स को क्लोज करना है। किसको कवर करना है? सर्विक्स को। और ये जो है रीयूजेबल होता है, डिस्पोजेबल नहीं है। इसको आप रीयूज कर सकते हो। लेकिन इसका बहुत सारा ड्रॉबैक है कि सबसे पहले तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट नहीं कर पाता है, एड्स को प्रिवेंट नहीं कर पाता है। और ये यूज करने से मतलब इचिंग, एलर्जी, बहुत सारा चीज होता है। और उसके साथ साथ इसका फेल्यूर रेट क्यों ज्यादा है? क्योंकि ड्यूरिंग द कॉपुलेशन के टाइम ये जो है डिसलोकेट हो जाता है। तो डिसलोकेट होने से इसका फेल्यूर रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ठीक है, बैरियर मेथड में मैंने पढ़ा फिजिकली प्रिवेंट करेगा मैटिंग ऑफ गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को मिलने नहीं देगा। अब ये जो बना हुआ होता है थीन लेटेक्स रबर से बना हुआ होता है। और इसको सबसे ज्यादा आज की डेट में यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये प्रिवेंट करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड एड्स। मेल का मैंने परसेंटेज बता दिया, फेल्यूर रेट क्या है। और फीमेल का, मेल में कैसे यूज करते हैं, इरेक्ट पेनिस में हम जाकर के उसको लगा देते हैं। फीमेल में क्या करते हैं, एक पार्ट को तो हम सर्विक्स को क्लोज कर देते हैं। 2 रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, एक रिंग क्लोज, एक रिंग खुला हुआ। जो अंदर वाले जो क्लोज है उसको सर्विक्स को ब्लॉक करवा देते हैं, बाहर वाला जो ओपनिंग है उसको लेबिया माइनोरा में लगा देते हैं। अब इसका फेल्यूर रेट 5 से 15% है। और मतलब जो इंडिया में सबसे पहले यूज किया उसको निरोध। और इसमें बहुत सारा मतलब गवर्नमेंट जो है इसको फ्री में बांटती है, जिससे कि क्योंकि ये बहुत सारे डिजीज को बचाता है, प्रिवेंट करता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जितने भी है सबको प्रिवेंट करता है। अब फीमेल कुछ और भी यूज करती है, फीमेल के लिए कुछ और भी सब्सटेंसेस है, जैसे सर्विकल कैप्स हो गए, वॉल्स हो गए, डायफ्राम हो गए। ये रबर से बना हुआ होता है, मेड ऑफ रबर। और ये कवर किसको करता है? सर्विक्स को। ये यूजेबल होता है, इसको ये डिस्पोजेबल नहीं होता, इसको फेंक नहीं सकते हो, आप रीयूज कर सकते हो। लेकिन इसका बहुत सारा ड्रॉबैक है कि ये ड्यूरिंग द कॉपुलेशन ये डिसलोकेट हो जाता है। और इसका फेल्यूर रेट बहुत ज्यादा, इसीलिए इसको बहुत कम लोग यूज करते हैं। और इसके कारण इचिंग, एलर्जी वगैरह भी होता है। और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी प्रिवेंट नहीं करता है। अब बैरियर मेथड में ही हम पढ़ेंगे आईयूडी। अब बैरियर मेथड में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो है, ये डिवाइस आप अपने से नहीं लगा सकते हो। इसको लगाने के लिए आपको एक्सपर्ट डॉक्टर एंड एक्सपर्ट नर्स की जरूरत होती है, इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स एंड नर्स। तो आईयूसीडी, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। देखो ये जो सबसे फर्स्ट टाइम इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज किए थे वो ग्रेफेनबर्ग ने यूज किया था। उन्होंने उसमें एजी कंपाउंड यूज किया था, मतलब एजी यूज किया था। तो एजी यूज किया तो जब तक वो था ना उसके अंदर, जैसे जो फीमेल के अंदर ये आईयूसीडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्ट किया था, तो जब तक ये था तब तक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई। तो वहां से ग्रेफेनबर्ग ने एजी मतलब एजी से बना इंट्रायूटेराइन डिवाइस यूज किया। लेकिन एजी बहुत महंगा पड़ रहा था, तो फिर बाद में वो इसमें कॉपर यूज करने लगे। अब कॉपर यूज करने लगे तो ये होता कैसे है इंट्रायूटेराइन डिवाइस? देखो इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो है ये एक टी शेप डिवाइस है। आईयूडी जो है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, एक ये टी शेप्ड होता है, टी शेप।
इसके दो आर्म होते हैं, अपर आर्म, टू आर्म, अपर आर्म है। अपर आर्म कैसा होगा? मूवेबल, किधर? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। और नीचे वाला पार्ट, नीचे अपवर्ड डाउनवर्ड एंड टू आर्म, और लोअर इज कनेक्टेड बाय अ थ्रेड। देखो थ्रेड, मेथड ऑफ इंसर्शन। देखो इंट्रायूटेराइन डिवाइस आपको मैंने बताया, अब इसका क्या कैसे प्रोसेस है। देखो 3 तरह के इंट्रायूटेराइन डिवाइस डिस्कवर किए, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस का काम कैसे होता है। देखो इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो ये एजी जो यूज किए थे, एजी क्या कर रहा था, बस काम उसका फेगोसाइटोसिस का कर रहा था। तो फेगोसाइटोसिस कर रहा था तो स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था, स्पर्म को मार दे रहा था। तो अब ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो है, ये इसका मैं बताता हूँ कैसा होता है। ये टी शेप स्ट्रक्चर होता है, इसमें 2 आर्म होते हैं और एक थ्रेड होता है, ठीक है। 2 आर्म होते हैं, एक थ्रेड होता है। अब ये जो अपर आर्म जो है, ऊपर वाला आर्म है, ये मूवेबल होता है, डाउनवर्ड और अपवर्ड। अब आप देखो इसको हम इंसर्ट कैसे करेंगे। डॉक्टर जो इंसर्ट करते हैं, इसको डॉक्टर और एक्सपीरियंस नर्स ही इंसर्ट कर सकती है। तो अब देखो क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो कॉपर टी वगैरह होता है ना, ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस 3 तरह के होते हैं। एक तो है फर्स्ट जनरेशन इंट्रायूटेराइन डिवाइस, नॉन मेडिकेटेड, जिसको कि लिपिज लूप बोला जाता है। ये बना हुआ होता है प्लास्टिक एंड स्टेनलेस स्टील कोटेड बाय BaSO4। ये फर्स्ट जनरेशन का। इसमें क्या क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा। सेकेंड जनरेशन का आईयूडी कॉपर से बना हुआ होता है, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। और थर्ड जनरेशन का है मेडिकेटेड हार्मोनल, इसमें LNG-20 हो गया, प्रोजेस्टा सर्ट हो गया। ये थर्ड जनरेशन का आईयूडी है। तो अब आईयूडी जो है कैसा होता है वो चीज देख लेते हैं। ये तो हम 3 पार्ट में डिवाइड किया। बेसिक चीज देखते हैं कि आईयूडी टी शेप का होता है, उसमें 2 आर्म होते हैं। अपर वाला आर्म जो है वो मूवेबल होता है, लोअर वाले आर्म से एक थ्रेड अटैच होता है। अब हम इसको इंसर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले एक रबर ट्यूब लेते हैं, रबर ट्यूब में ये मूवेबल और इमूवेबल पार्ट को इंसर्ट कर दिए, इंसर्ट किए। अब उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जो है वो वेजाइना और सर्विक्स पे हम वो करते हैं, जिससे वेजाइनल ओरिफिस और सर्विक्स जो है ओपन मतलब डायलेट हो जाता है। वो डायलेट हो जाता है तो ये रबर ट्यूब में जो ये हम इंस्ट्रूमेंट डाले हैं, कॉपर टी, ये जो आईयूडी जो डाले हैं, तो ये आईयूडी को हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम इंसर्ट करते हैं। इसको लेके जाते हैं कहाँ पे? फंडस पार्ट पे, फैलोपियन ट्यूब के फंडस पार्ट पे। वहां पे ये इंडोमेट्रियम, जब वहां पे इंडोमेट्रियम तक इसको पहुंचा दिए, इंडोमेट्रियम के पास पहुंचा दिए। अब हम क्या करेंगे, वो जो रबर है उस रबर को हम खींच लेंगे, रबर को बाहर निकाल लेंगे। रबर को बाहर निकालेंगे तो अपर आर्म जो है स्टेटम बेसिलिस में जाके चिपक जाएगा, इंडोमेट्रियम में जाके चिपक जाएगा। और लोअर वाला पार्ट से थ्रेड जो बाहर निकलेगी वो सर्विकल ओरिफिस के बाहर उसको निकाल दिया जाएगा। और सर्विकल ओरिफिस से बाहर होने से कोई इफेक्ट भी नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि कॉपुलेशन के टाइम उतने दूर तक जो है पेनिस इंसर्ट नहीं होते हैं और वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और थ्रेड का क्या काम है, जब इसका 2 से 3 साल, जब 3 साल 5 साल इसका ड्यूरेशन है, 3 साल 5 साल बाद जब इसको हमको निकालना है तो इसको निकालने के लिए उस थ्रेड का यूज करेंगे। उस थ्रेड से उसको वापस हम खींच के बाहर निकाल लेंगे। और इसका एक काम और क्या है कि ये उस आईयूडी का लोकेशन बताते रहता है। ये जो मतलब ये जो थ्रेड है, थ्रेड उसके पोजीशन। तो अब कैसे इंसर्ट करेंगे डॉक्टर, वो चीज आपको मैंने बता दिया है कि सबसे पहले एक रबर ट्यूब में वो डाल देते हैं। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन हम डालते हैं जिससे वेजाइना सर्विक्स को डायलेट करवाते हैं। डायलेट करने के बाद हम उसको उस रबर को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वहां पे फंडस पार्ट पे ले जाते हैं। वहां पे इंडोमेट्रियम में अपर वाला आर्म जो मूवेबल है वो जाके जुड़ जाता है, चिपक जाता है और उस रबर को हम बाहर निकाल लेते हैं। रबर को हम बाहर निकाल लेंगे,
रबर बाहर निकल गया और उससे जो निकला थ्रेड उसको सर्विकल ओरिफिस के पास लाके छोड़ देंगे। अब वो थ्रेड का 2-3 काम मैंने बताया है, एक तो पोजीशन बताएगा और दूसरा जब इसका यूज हो गया तो वो निकालने में हेल्प करेगा और कॉपुलेशन के टाइम उसमें कोई इफेक्ट भी नहीं होता है। अब ये काम कैसे करता है, ये मतलब सीक्रेट करता है आयन सीक्रेट करता है जिससे होता है फेगोसाइटोसिस और मतलब लेयर को भी थिक कर देता है। तो फर्टिलाइजेशन, तो अगर आपसे कहीं पे भी पूछ ले कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड कौन है तो वो आईयूडी है। ये आईयूडी क्यों है मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड, इसका रीजन है आपके पास। देखो अगर RAR ओरल पील, वेजाइनल पील, कोई भी पील खाओ, पील अगर कोई भी खाओगे, आज खाओ कल खाओ, कभी न कभी भूलोगे, कोई 7 दिन में खाना है, कोई ये एक बार लगवा लिया तो 3 साल 5 साल फ्री, आप कभी भी कुछ भी करो। अब उतना लोग ध्यान थोड़ी न रखता है, इसीलिए ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है। अब और आपसे पूछ दे कि जो ये मतलब इसका मेन फंक्शन क्या है, ये नहीं कि ये फर्टिलाइजेशन को, इसका मेन फंक्शन है इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करेगा। एक तो फेगोसाइटोसिस, फिर म्यूकस लेयर को ठीक हो जाएगा, मतलब इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगा। तो ये है मोस्ट वाइडली। क्यों है मोस्ट वाइडली मैंने बताया, क्योंकि लोग इसको 3-4 साल में एक बार हटाना पड़ता है, एक बार ही लगा लिए 3 साल के लिए फ्री। और नॉर्मली लोग पिल्स वगैरह खाएंगे तो कभी ना कभी भूल जाते हैं, ये सब दिक्कत आता है, इसीलिए लोग इसको ज्यादातर यूज करते हैं। अब 3 जनरेशन का मैंने बताया, एक तो होता है नॉन मेडिकेटेड जिसको कि लिपिज लूप बोले, उसमें प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील से कोटेड होता है इसमें और कोटेड बाय BaSO4। अब इसका क्या काम होता है, BaSO4 में आयन है, आयन से फेगोसाइटोसिस होता है, फेगोसाइटोसिस और BaSO4 रिएक्शन करके वहां पे इंडोमेट्रियम में चिपक जाता है और इंडोमेट्रियम में चिपक जाएगा, उसके कारण जो सिक्रीशन होगा म्यूकस लेयर थिक हो जाएगा, म्यूकस लेयर थिक हो जाएगा तो ये इम्प्लांटेशन होने नहीं देगा। उसी तरह ये कॉपर टी, देखो पहले तो ग्राफेनबर्ग ने ये सिल्वर का यूज किया, बाद में जब ये महंगा पड़ने लगा तो लोग उसको कॉपर वाला वो यूज करने लगे, तो उसमें कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, इसमें भी आयन है। तो आयन के कारण क्या होगा, फेगोसाइटोसिस हो जाएगा और फेगोसाइटोसिस होगा उसके कारण सिक्रेशन होगा, सिक्रेशन से इंडोमेट्रियम ठीक हो जाएगा, म्यूकस हो जाएगा, तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद 3rd जनरेशन आईयूडी जिसको कि मेडिकेटेड बोलते हैं, हार्मोनल बोलते हैं, इसमें प्रोजेस्टेरोन लेवल पे डिपेंड करता है। अब इसमें क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज कर देते हैं। प्रोजेस्टेरोन जैसे ही इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करने से इंडोमेट्रियम में होगा सिक्रेशन, इंडोमेट्रियम में होगा सिक्रेशन, उसके कारण की लेयर हो जाएगा थिक विस्कस, लेयर थिक विस्कस होगा, उससे क्या होगा कि एनर्जी स्लो, एनर्जी लॉस, मतलब स्लो हो जाएगा और एनर्जी लॉस कर देगा, स्पर्म स्लो एनर्जी लॉस कर देगा और एनर्जी लॉस कर देगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन अगर हो भी गया तो सिक्रीशन जो हुआ है इंडोमेट्रियम से, थिक म्यूकस जो बना है, वो क्या कर देगा, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर देगा। तो अभी मैंने क्या बताया, आईयूडी क्या होता है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जो कि इंसर्ट खुद से नहीं किया जाता है, इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स एक्सपीरियंस नर्स्ड। और इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सबसे फर्स्ट टाइम ग्रेफेनबर्ग एजी से बनाए थे और वो देखे कि जब तक ये था फीमेल में तब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। फिर बाद में कॉपर से यूज होने लगा क्योंकि वो ज्यादा महंगा पड़ रहा था। ये 3 तरह के आईयूडी। अब मैकेनिज्म क्या है कि हाँ, फेगोसाइटोसिस करता है, म्यूकस लेयर को थिक कर देता है, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। अब इसको कैसे इंसर्ट किए वो प्रोसेस मैंने बताया कि रबर वाला ट्यूब लेंगे, उसके अंदर ये डालेंगे, अपर आर्म मूवेबल होता है, लोअर आर्म से एक थ्रेड जुड़ा हुआ होता है। हम क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन अप्लाई करते हैं, वेजाइना सर्विक्स से डायलेट होता है, डायलेट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम इसको फंडस पार्ट पे ले जाते हैं, इंडोमेट्रियम से अपर वाला पार्ट अटैच हो जाता है, रबर को बाहर खींच लेते हैं और ये जो थ्रेड था, थ्रेड सर्विकल ओरिफिस के पास लाके छोड़ देता है। ये उसका पोजीशन भी बता देता है और जब हमको उसको निकालना होता है तो ये थ्रेड उसमें हेल्प करता है। ये कॉपुलेशन में कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करता है। अब ये तो इसका कैसे इंसर्ट किए और ये कितने तरह का होता है, 3 तरह का। ये नॉन मेडिकेटेड जिसमें कि मतलब हार्मोनल नहीं है, उसमें लिपिज लूप बना हुआ होता है, प्लास्टिक स्टेनलेस स्टील का, जो कि कोटेड होता है BaSO4 का। BaSO4 में आयन है तो वहां होगा फेगोसाइटोसिस और BaSO4 रिएक्शन करके इंडोमेट्रियम में जाके चिपक जाता है, म्यूकस लेयर थिक हो जाता है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। फिर जैसे एजी से बताया था उसी तरह कॉपर वाला जितना भी है उसमें सेम काम, फेगोसाइटोसिस हो जाएगा, म्यूकस लेयर थिक हो जाएगा। थर्ड आईयूडी होता है मेडिकेटेड और हार्मोनल, जिसमें LNG-20
LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट नाम के मतलब ये आईयूडी मार्केट में मिलता है। अब इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज करते हैं, प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज करते हैं तो इंडोमेट्रियम का सिक्रेशन इंक्रीज होगा, इंडोमेट्रियम का सिक्रेशन इंक्रीज होगा तो म्यूकस थिक हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा, उससे स्पर्म की मोटिलिटी घट जाएगी, स्पर्म स्लो हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा, और तो एनर्जी लॉस हो गया स्पर्म का तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो इंडोमेट्रियम की सिक्रेशन थिक म्यूकस लेयर क्या करेगा, प्रिवेंट कर देगा इम्प्लांटेशन। और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 3 साल में 5 साल में एक ही बार हटाया जाता है, लगाया जाता है, और इसका मेन काम क्या है, इम्प्लांटेशन को रोकना। ये टोटल आपका आईयूडी था। अब बैरियर केमिकल हो गया, बैरियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे हार्मोनल मेथड। एस्ट्रोजन ज्यादा रहने से एफएसएच एलएच को रेगुलरली सप्रेस रहना, अगर कोई लेडीज रेगुलरली 3-4 साल मतलब 3 साल 2 साल रेगुलरली इस पिल का यूज कर रहा है तो उसका एफएसएच एलएच रेगुलरली सप्रेस होगा, और एफएसएच रेगुलरली सप्रेस होगा तो उसका उस फीमेल का मतलब एट्रेसिया हो जाएगा। उस फीमेल में उस फीमेल का फॉलिकल्स डिजेनरेट होने लगता है, एट्रेसिया हो जाता है। मेनोपॉज आने से पहले अर्ली स्टेरिलिटी आ जाती है। तो अर्ली स्टेरिलिटी आ जाती है तो ये क्या है, ये हो गया और डेली ओरल पिल। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट है वीकली ओरल पिल। वीकली ओरल पिल जो है जिसमें कि जो मार्केट में मिलता है उस सहेली के नाम से मिलता है, जो कि नॉन हार्मोनल पिल है, नॉन हार्मोनल ये पिल है। तो अब हार्मोन ही नहीं है तो इसमें एक ड्रग होता है जिसका कि नाम है सेंटक्रोमेन साल्ट। इसका एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट होता है। ये एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट 2 जगह पे अलग अलग होता है। ये 2 टाइप का होता है, एक तो ये ब्रेस्ट पे एंड यूटेरस पे एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट शो करेगा, बाकी बॉडी पे एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट। अब देखो इस मेडिसिन को लेने से क्या होगा, इस मेडिसिन को लेने से एस्ट्रोजन बढ़ेगा, एस्ट्रोजन बढ़ने के कारण नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया है बस ब्रेस्ट पे एंड यूटेरस में इसका एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट है। तो हम क्या किए, एस्ट्रोजन बढ़ाए तो नेगेटिव फीडबैक मिला किसको, एफएसएच को और एलएच को। ये दोनों सप्रेस हुआ, ओव्यूलेशन नहीं होगा, सप्रेस हुआ, एलएच सर्ज नहीं हुआ तो ओव्यूलेशन कहां से, ओव्यूलेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन हो भी गया, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यूटेरस पे तो इसका एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट है, एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट है। तो यहाँ पे ये वो जाके क्या करता है, मॉलिक्यूलर चेंज करता है, वहां पे जहां पे एस्ट्रोजन बाइंडिंग साइट है वहां पे एस्ट्रोजन को बाइंड होने नहीं देगा, और बाइंड होने नहीं देगा तो वहां पे डेवलपमेंट नहीं होगा तो वहां पे एम्ब्रायो का अटैचमेंट नहीं होगा, एम्ब्रायो फॉर्मेशन नहीं होगा। तो वीकली ओरल पिल का वैल्यू रेट है 1.83, ठीक है। और ये डेली ओरल पिल बहुत कम ही यूज किया जाता है। कौन भाई डेली यूज करे, कौन खाएगा टेबलेट डेली, कभी भूल गया तो टेंशन। तो उसके लिए ये तो बहुत कम यूज किया जाता है। मेनली ये वीकली ओरल पिल यूज किया जाता है, जो कि नॉन हार्मोनल है, नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक है। एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट 2 अलग अलग जगह, 2 अलग अलग फंक्शन। देखो ब्रेस्ट एंड यूटेरस में एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट, उसके अलावा सारे बॉडी में एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट। अब जैसे जो ओव्यूलेशन होता है वहां नेगेटिव फीडबैक के कारण एफएसएच एलएच सप्रेस, ओव्यूलेशन नहीं हुआ, और अगर हो भी गया, फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, क्योंकि यूट्रस पे एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट होता है। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, ये जो मेडिसिन है, ये सेंटक्रोमेन साल्ट जो है एंट्री कैंसर मतलब ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है बताओ, इसका मैंने बताया ब्रेस्ट एंड यूट्रस पे एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट, और आपको मैंने बताया है एस्ट्रोजन के कारण मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ता है, ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होता है। तो ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होता है तो वहां पे हम ये सेंटक्रोमेन साल्ट वो यूज करते हैं, जिसका कि एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का उल्टा इफेक्ट करेगा, तो इसीलिए वो ब्रेस्ट कैंसर में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। उसके बाद अब आते हैं मंथली ओरल पिल में ओनली एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। अब एस्ट्रोजन का इफेक्ट तो मैंने इतने बार आपको
देखो मंथली ऑरल पिल में ओनली एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन का इफेक्ट मैंने बता दिया, एस्ट्रोजन ज्यादा होगा, एफएसएच एलएच सप्रेस होंगे, एलएच सर्ज नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा, तो आपको ये मंथली ऑरल पिल का फंक्शन आपको पता चल गया। अब एक अलग चीज होगा, आपको आपके मॉड्यूल में या कहीं बुक में आप इसको देखोगे, जहां पे भी आप पढ़ोगे देखना, इमरजेंसी पिल। इमरजेंसी पिल अनवांटेड पिल, जब अगर आप मतलब इसमें पहले बात तो जान लो क्या है, हाई कंसंट्रेशन प्रोजेस्टेरोन इन अ सिंगल डोज, एक सिंगल डोज में हाई कंसंट्रेशन प्रोजेस्टेरोन का देना है। अब देखो सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर हुआ है 48 से 72 घंटा के अंदर तक आप इसको दे सकते हो, मतलब 2 to 3 डेज से बिफोर इसको दे सकते हैं। ये मार्केट में अनवांटेड 72 के नाम से, इमरजेंसी पिल के नाम से इसको जानते हैं। अब जैसे इसमें प्रोजेस्टेरोन दिए, प्रोजेस्टेरोन देने से क्या हुआ, निगेटिव फीडबैक मिलेगा, और निगेटिव फीडबैक मिलेगा तो एफएसएच एलएच सप्रेस होगा, और एफएसएच एलएच सप्रेस हो गया तो एलएच सर्ज नहीं होगा, और एलएच सर्ज नहीं हुआ तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, और ओव्यूलेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है तो एलएच कम हुआ, प्रोजेस्टेरोन भाई ज्यादा है तो एलएच कम, निगेटिव फीडबैक, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है तभी तो एलएच कम हुआ, और एलएच कम हुआ तो कॉर्पस ल्यूटेम को तो मेंटेन ये यही करता है, तब प्रोजेस्टेरोन करता है कॉर्पस ल्यूटेम को मेंटेन 9 डेज तक तो किसी तरह करेगा, मतलब 9 डेज तक इसका क्वांटिटी कम होते जा रहा है, तो ये मतलब खुद ब खुद डिजेनरेट हो जाएगा, और डिजेनरेट हो जाएगा तो यूट्राइन वॉल स्टिकी नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। देखो ये डिजेनरेट हो जाएगा और यूट्राइन वॉल तो स्टिकी नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आया। देखो फिर से बात समझो, प्रोजेस्टेरोन में ज्यादा नेगेटिव फीडबैक मिला, किसको, एफएसएच एलएच को, ये दोनों सप्रेस, एलएच सर्ज नहीं हुआ, ओवुलेशन नहीं हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो पी मतलब प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है तो एलएच कम होगा, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक, एलएच कम हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो 9 डेज तक ही चल पाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम जब में वो कर रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा प्रोजेस्टेरोन मिल रहा है, तो 9 डेज तक तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा। 9 डेज के बाद कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा, क्योंकि 9 डेज के बाद कौन ये एससीजी सीक्रेट करता है, ये एससीजी, लेकिन इसको नहीं होने के कारण, मतलब अरे भाई 9 डेज तक तो प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करेगा, फिर बाद में एससीजी मेंटेन करता है, तो एससीजी मेंटेन करता है तो अब ये मतलब प्रोजेस्टेरोन मिल ही नहीं रहा है, तो ये डिजेनरेट हो गया, मतलब एलएच है ही नहीं तो डिजेनरेट हो गया, और डिजेनरेट हो गया तो अब एचसीजी क्या करेगा। ठीक है, तो फिर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो मतलब नहीं हो पाएगा फॉर्मेशन, और क्योंकि जैसे ही डिजेनरेट हो जाएगा तो एचसीजी का काम क्या है, यूट्राइन वॉल को वो करना, तो अब यूट्राइन वॉल स्टिकी नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। ये मंथली ऑरल पिल हो गया। उसके बाद देखो कुछ इंजेक्शन भी यूज किए जाते हैं, डीएमपीए, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, इसका भी काम बस यही है, इसको हम इंट्रामस्कुलर डालते हैं, मतलब आपके हिप पे मस्कुलर जगह पे इसको हम डालते हैं, फिर धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, फिर प्रोजेस्टेरोन रिलीज होने के बाद नेगेटिव फीडबैक, ओवुलेशन नहीं होगा, यही सारा प्रोसेस चलेगा। फिर इम्प्लांट जो है, इम्प्लांट भी सबक्यूटेशनली इसको इंसर्ट करते हैं। देखो 1/2 इंच का कट लगाते हैं, जैसे आर्मपिट वगैरह में हम ये 1/2 इंच का कट लगाते हैं, 1/2 इंच का कट लगा के वहां इंसर्ट कर देते हैं, वो धीरे धीरे डायलेट होते जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ते जाता है। तो इम्प्लांट का बहुत कम यूज होता है। उसके बाद कुछ मेल पिल्स है, मेल्स पिल में जैसे गॉसिपोल, उसमें भी प्रोजेस्टेरोन सेम टू सेम ऐसा काम करता है जैसा कि मतलब टेस्टोस्टेरोन अगर मान के चलो प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है, नेगेटिव फीडबैक मिला एफएसएच एलएच को, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन नहीं बना तो स्पर्म का मैचुरेशन नहीं होगा, तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा एंजियोस्पर्मिया। तो इस तरह मेल में भी ये गॉसिपोल। लेकिन मेल में अब देखो एक बार क्या हुआ कि 2000 ईस्वी में चाइना में क्या हुआ कि 2000 ईस्वी में चाइना में ये जो मतलब 2000 ईस्वी में चाइना में बना था मेल पिल, जिसमें कि प्रोजेस्टेरोन था। प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट जैसे प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन के जैसा होता है, प्रोजेस्टेरोन के कारण टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के कारण एफएसएच एलएच सप्रेस होगा तो एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन नहीं बनेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो ये टोटल, और ये गॉसिपोल जो है मेड अप ऑफ कॉटन सीड से बना हुआ होता है। ये बात हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा लास्ट है, मतलब इसमें
जो हम मतलब टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी में लास्ट है नेचुरल मेथड। नेचुरल मतलब रिदमिक और पीरियडिक एब्सिस्टेंस और उसका लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ये क्वेटस इंटरप्टस यहाँ पे लिखो, ये लैक्टेशनल एमिनोरिया यहाँ लिखो, क्वेटस। देखो क्वेटस, ये रिदमिक और पीरियडिक एब्सिस्टेंस जो है, इसमें क्या होता है कि नेचुरल मेथड वो है कि जिसमें आपको कोई मेडिसिन का यूज नहीं करना पड़े। अगर हम जानते हैं मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद सेफ पीरियड है, मतलब उसमें मतलब ओव्यूलेशन का चांस नहीं है, ओव्यूलेशन का चांस नहीं है, तो उस ड्यूरेशन में आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे ही हमको पता है कि पीरियडिक 10 मतलब 10 to 17 डेज तक अनसेफ पीरियड है, उसमें आप कुछ नहीं करो, उस टाइम अब्सेंस कर दो कॉपुलेशन को। अब वो नहीं होगा कॉपुलेशन तो नहीं होगा फर्टिलाइजेशन। ये है नेचुरल मेथड। रिदमिक जैसे मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद देख लो, और फिर 10 से 17 दिन छोड़ दो, 10 से 17वां दिन कुछ नहीं करना है, 7 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले और 7 दिन बाद सब कुछ कर सकते हो। तो ये तो नेचुरल मेथड में रिदमिक और पीरियडिक एब्सिस्टेंस मेथड हुआ। दूसरा आता है क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्शन तो ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, जब कॉपुलेशन होता है तो जब लास्ट टाइम ऑफ क्वाइटस, उस टाइम क्या करते हैं, पेनिस को बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। उससे क्या होगा कि स्पर्म मतलब अंदर नहीं जा पाएगा। इसका फेल्यूर रेट बहुत ज्यादा है क्योंकि ये हो नहीं पाता है मैक्सिमम। अब आता है तीसरा लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या होता है, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हाई होता है, जिससे क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये लगभग 6 मंथ के लिए इफेक्टिव है, क्योंकि 6 महीने तक ये लैक्टेशन वाला पीरियड चलता है। जब तक लैक्टेशन है तब तक मतलब प्रोलैक्टिन है, और प्रोलैक्टिन होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो इसका मतलब ओव्यूलेशन नहीं हुआ, ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो फिर ये सब नेचुरल मेथड है। ये 3 तो आपको नेचुरल मेथड। अब इसके बाद अब आता है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड बता रहा हूं मैं आपको। देखो परमानेंट मेथड ऐसे लोग के लिए किया जाता है जिसका कि फैमिली कंप्लीट है। तो परमानेंट में दो, एक होता है वेसेक्टोमी, एक होता है ट्यूबेक्टोमी। देखो वेसेक्टोमी भी परमानेंट है, जैसे जिसका फैमिली कंप्लीट है, इसका रिवर्सिबिलिटी पुअर है। ये 15 से 30 मिनट का ऑपरेशन है, 1500 रुपए खर्च पड़ता है, ज्यादा खर्च भी नहीं पड़ता है। देखो इसमें क्या होता है कि स्क्रोटम के मिड लाइन पे एक कट लगाते हैं। कट लगाने से पहले वहां लोकल एनेस्थीसिया देंगे, लोकल एनेस्थीसिया देके कट करेंगे, फिर रेफे को खोलेंगे तो हमें वास्ट डिफरेंस मिलेगा। वास्ट डिफरेंस में 1/2 इंच का कट लगाएंगे और अंदर देखेंगे व्हाइट ट्यूब है। व्हाइट ट्यूब जो मिलेगा उस ट्यूब को हम क्या करेंगे, कट करके एंड करके फोल्ड कर देंगे और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये एक सिंपल सा सर्जरी होगा। तो ये तो हो गया, ठीक है, ये लेकिन मेल में होगा। अब फीमेल में क्या होता है, मेजर सर्जरी 3 से 4 मंथ इसको लगता है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। लेप्रोटोमी से L4 और L5 वर्टिब्री, L4 और L5 वर्टिब्री लोकल एनेस्थेटिक ड्रग देते हैं, ड्रग मतलब इंजेक्ट किए। अब एब्डोमेन को ओपन करेंगे, फिर उसके बाद एब्डोमेन ओपन करेंगे, फिर लेंस के हेल्प से इसको देखेंगे, फिर फेलोपियन ट्यूब को कट करेंगे, रबर से इसको ज्वाइन करेंगे। तो रबर से ज्वाइन करेंगे, इसका भी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। लेकिन इसमें आपको एक टर्म मिलेगा रिकैनालाइजेशन। रिकैनालाइजेशन क्या होता है, रीओपनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब। जैसे कोई फीमेल में सर्टेन कोई ऐसा कंडीशन हो गया कि जहां पे इसको खोलना पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं रिकैनालाइजेशन, रीओपनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब। और ये इसका सक्सेस रेट 30% ही है, ठीक है। तो ये चीज हो गया परमानेंट मेथड में। लेकिन मेल डोमिनेंस है तो मेल में ये छोटा सा सर्जरी है, 15 से 20 मिनट में काम फिनिश। लेकिन वो मतलब ट्यूबेक्टोमी जो है फीमेल के लिए है और ये मेजर सर्जरी है, लेकिन फिर भी फीमेल को ही कराना है, अपने इंडिया में ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे मेल डोमिनेंस ज्यादा है। तो ये तो रहा परमानेंट मेथड। और इसमें एक आता है MTP, वो मैं बता रहा हूं आपको। अब हमारा इसमें है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोलते हैं। ये सेफ होता है 3 मंथ्स तक, 12 वीक्स तक इसको सेफ माना जाता है। देखो इसको सेफ माना जाता है, अभी क्या है वो, MTP को DNC बोलते हैं, डायलेशन एंड कर्टस
डायलेशन आप बोलता है कि कोई भी आपको बोलेगा कि डीसी करवा लो, डीएनसी करवा लो, तो डायलेशन एंड कर्टस उसका मीनिंग मैं आपको आगे बताऊंगा। इंड्यूस एबॉर्शन, जैसे देखो क्या होता है इसमें, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा तो रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि एम्ब्रायोनिक विलाई और यूट्रस विलाई में कनेक्शन बढ़ते जाएगा, और कनेक्शन बढ़ते जाएगा तो रिस्क बढ़ते जाएगा। इसीलिए इसको 3 महीने से पहले इसको जितना जल्दी करा लेंगे वो उतना अच्छा है। अब एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि हमारे मतलब और जगह पे जो है मतलब पूरा वर्ल्ड में 45 to 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म किया जाता है, जो कि ये टोटल प्रेगनेंसी का 1/5 पार्ट है, ये 1/5 पार्ट। तो ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में इसका मेजर रोल है। अब जैसे बहुत जगह तो ये बैन है, जैसे आयरलैंड है, आयरलैंड में मदर को दिक्कत हो, बच्चे को दिक्कत हो, कोई बीमार हो, कुछ हो, लेकिन ये परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। इंडिया में ये परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन कुछ लीगलाइज जगह पे, कुछ लीगलाइज उसके लिए कंडीशन है। या तो ये है कि प्रेगनेंसी माइट इंडेंजर टू, मतलब या तो प्रेगनेंसी के कारण मदर के लाइफ पे इफेक्ट होगा, या बच्चा जो है विथ इलनेस पैदा होगा, मतलब बेबी बॉर्न विथ इलनेस, तो उस टाइम में एमटीपी यूज किया जा सकता है। और या तो कोई रिजल्ट का रेप का मतलब रिजल्ट ऑफ रेप होगा, या तो मल्टी ग्रेविटा मतलब 2 से 2-3 बच्चे से ज्यादा होगा तो एमटीपी करवा सकते हैं। या तो मतलब उसका फैमिली कंप्लीट है, मतलब उसका फैमिली में कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फेल्यूर होने के कारण ये चीज हो गया, तो ये कंडीशन है एमटीपी। अब एमटीपी किया कैसे जाता है, देखो सबसे पहले अब ये मैकेनिज्म इसका कैसे है, कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले फीमेल को माइल्ड सीडेटिव देंगे, माइल्ड सीडेटिव देंगे, उसके बाद हम उसको प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे जो वेजाइना और सर्विक्स को डायलेट कर देगा। फिर सोनोग्राफी के हेल्प से हम देखेंगे कि जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है वो किस जगह पे है, जो एम्ब्रायो फॉर्मेशन हुआ है वो कहाँ है, ये देखेंगे। अब वो देखेंगे, उसके बाद जो है एक स्पून लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस स्पून लाइक इंस्ट्रूमेंट से उसको हम क्रश करते हैं। तो सबसे पहले डीएनसी मेथड, डायलेशन एंड कर्टस। तो डायलेशन में सबसे पहले हम डायलेट किए, फिर उसको क्रश करके बाहर निकाल दिया और वो ब्लड के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो इस तरह एमटीपी परफॉर्म किया जाता है। और आपको मैंने बताया है कि आयरलैंड में पूरा बैन है, इंडिया में भी बैन था लेकिन इसको लीगलाइज किया गया, कुछ स्पेशल कंडीशन, वो कंडीशन मैंने बता दिया। फिर से एक बार देख लो कि कैसे कैसे क्या होता है कि एमटीपी, जैसे देखो सबसे पहले तो फीमेल को माइल्ड सीडेटिव दिया, माइल्ड सीडेटिव देने के बाद फिर उसके पास उसको प्रोस्टाग्लैंडिन दिया, प्रोस्टाग्लैंडिन देने से उसके वेजाइना सर्विक्स को डायलेट किया। फिर सोनोग्राफी के हेल्प से एम्ब्रायो का लोकेशन देखा कहाँ है, फिर स्पून लाइक इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से उसको क्रश किया गया, और क्रश करने के बाद वो ब्लड के फॉर्म में बाहर आया। यही है एमटीपी, और ये सेफ है 3 मंथ्स तक और 12 वीक तक। और क्या क्या चीज है मैंने सारा चीज बता दिया। अब इसके बाद अब बचा है फर्टिलिटी और टेस्ट ट्यूब, फर्टिलिटी और टेस्ट ट्यूब। और आपको मैंने शुरू में एक चीज बताया था, उसमें मैंने एक चीज और नहीं बताया था कि ये जो फॉर्म एंड जेली जो है ना, ये जो वॉल्ट कैप था, सर्विकल कैप्स वगैरह था, फॉर्म एंड जेली को इसके साथ में यूज करते हैं जिससे इसका एफिशिएंसी बढ़ जाए। फॉर्म एंड जेली को यूज करते हैं, वो वहां पे एक लाइन छूट गया था, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा कवर हो गया। और इसके बाद अब इनफर्टिलिटी डिस्कस करेंगे। थैंक यू। देखो हमारा डिस्कशन है इनफर्टिलिटी, ये नीट का बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको लगभग हर साल इससे क्वेश्चन, मतलब 1-2 साल के गैप पे इससे क्वेश्चन मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ इनफर्टिलिटी क्या है। जैसे कोई भी कपल्स परफॉर्म कर रहे हैं कॉपुलेशन लगभग 1 साल से विदाउट यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, फिर भी प्रेगनेंसी कॉन्सीव नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। या तो मतलब मेल में प्रॉब्लम हो सकता है, फीमेल में प्रॉब्लम हो सकता है, या दोनों में प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो क्या रीजन है जिसके कारण प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, वही होता है इनफर्टिलिटी। अब उस इनफर्टिलिटी को रिमूव किया जाता है, इट इज प्रिवेंटेड बाय एआरटी। लेकिन एआरटी हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते हैं, वो एक सीक्वेंस में। सबसे पहले होता है नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, पहले मेल को चेक करेंगे। अब जैसे कोई इनफर्टिलिटी वाला पेशेंट आएगा डॉक्टर के पास,
पास, तो वो क्या क्या करेगा वो प्रोसीजर देखते हैं, इसी से आपका सारा पैटर्न वाइज सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि इनफर्टिलिटी क्या क्या प्रोसेस है वही हमको जानना है। तब इनफर्टिलिटी में सबसे पहले नेचुरल प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मेल का सीमेन एनालिसिस करेंगे कि मेल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलीस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया, अगर ये दोनों नॉर्मल हुआ, अगर सबसे पहले क्या करेंगे, मेल में चेक करेंगे, मेल को चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, पॉलीस्पर्मिया, स्पर्म में कोई प्रॉब्लम है, एंजियोस्पर्मिया, अगर ये दोनों नॉर्मल हुआ फिर उसका पोटेंसी टेस्ट करेंगे। सेकंड नंबर में उसका हम क्या करेंगे, पोटेंसी टेस्ट। पोटेंसी टेस्ट किसको बोलते हैं, पोटेंसी टेस्ट मतलब कैपेबिलिटी है उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी का नहीं, मतलब या तो हो सकता है कि स्पर्म नॉर्मल हो, या तो हो सकता है पॉलीजोस्पर्मिया एंजियोस्पर्मिया नहीं हो, स्पर्म जो है नॉर्मल है लेकिन उसके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने का, ये भी केस हो सकता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे मेल को, क्या चेक करेंगे, सीमेन का एनालिसिस, और सीमेन का एनालिसिस में सबसे पहले हम करेंगे पॉलीजोस्पर्मिया, फिर एंजियोस्पर्मिया, और ये दोनों अगर नॉर्मल हुआ तो फिर हम उसका चेक करेंगे, उस मेल का इंपोर्टेंस मतलब पोटेंसी टेस्ट हम करेंगे। तो पोटेंसी टेस्ट क्या होता है, वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है नहीं कर सकता है। पहले तो उसमें भी नॉर्मल आया कि स्पर्म में कोई प्रॉब्लम आया, फिर हम ये भी चेक कर लिए कि इसमें सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने का कैपेबिलिटी भी है, तो अब ये मेल में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, तब हम चेक करेंगे फीमेल में। देखो लेप्रोस्कोपी, लेप्रोटोमी जो होता है, लेप्रोस्कोपी ये क्या होता है कि हम मतलब जो टेक्निक है उस टेक्निक से हम देखते हैं कहीं फीमेल में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, जैसे वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स की स्पर्म अंदर नहीं जा पा रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ये भी तो रीजन हो सकता है। पहले तो हम मेल को चेक कर लिए कि कहीं मेल में इंपोर्टेंसी सीमेन का एनालिसिस किए कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम फीमेल को देखे, फीमेल में देखें कि कहीं कोई ब्लॉकेज हो गया वेजाइना में, सर्विक्स में, फेलोपियन ट्यूब में, अगर ये सब नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल होने के बाद फिर तब हम चेक करेंगे उसका फॉलिक्यूलर स्टडी करेंगे। फॉलिक्यूलर स्टडी करेंगे कि उसका ओव्यूलेशन क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन होने के कारण जो है फॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम है या और कोई चीज में प्रॉब्लम है, ये भी अगर हमको नॉर्मल आया कि ओव्यूलेशन भी हो रहा है, फॉलिक्यूलर स्टडी किए और हमको ये पता चला कि ओव्यूलेशन भी हो रहा है, उसके बाद भी ओव्यूलेशन भी हो रहा है, स्पर्म में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तब हम क्या करेंगे कि फीमेल को हम विटामिन ई और विटामिन ए का टेबलेट देते हैं। अगर विटामिन ई, क्योंकि सब चीज नॉर्मल है फिर भी क्यों नहीं हो रहा है फर्टिलाइजेशन, अगर हर चीज नॉर्मल होने के बाद भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो सोचते हैं कि कोई विटामिन या कोई किसी चीज की कमी से, तो सबसे पहले हम उसके बाद क्या कर देते हैं, विटामिन ई और विटामिन ए का टेबलेट दे देते हैं उस फीमेल को दे देते हैं। देखते हैं उसके बाद भी अगर कोई फर्क नहीं पड़ा, तब हम हेल्प लेते हैं एआरटी का। एआरटी मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब एआरटी दो तरह के होते हैं, एआरटी में दो टेक्निक्स यूज होते हैं, एक तो होते हैं इन विवो और इन विट्रो। इन विवो और इन विट्रो, इसमें भी सबसे पहले यूज किया जाता है इन विवो, उसके बाद यूज किया जाता है इन विट्रो। अब देखो सबसे पहले, अब ये हमारा डिस्कशन हो गया कि हमको आर्ट को डिस्कस करना है। सबसे पहले आर्ट तक हम पहुंचे कैसे, सबसे पहले हम कोई भी कपल आया हमारे पास कि मतलब कि हमें मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है, तो फिर मतलब अब इनफर्टिलिटी को एक बार डिफाइन कैसे किए, रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं कॉपुलेशन या कोएटस रेगुलर हो रहा है 1 साल तक लगभग बिना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए हुए, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो प्रॉब्लम है, इसका मतलब इनफर्टिलिटी है। अब इसको हम ऐसे तो हम डायरेक्ट एआरटी अप्लाई नहीं करेंगे, ये इसको हम प्रिवेंट करते हैं आर्ट से, लेकिन डायरेक्ट हम नहीं अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम नेचुरल प्रोसेस करके देखते हैं। नेचुरल प्रोसेस में सबसे पहले मेल को चेक करते हैं, फिर बाद में फीमेल को चेक करेंगे, अगर सब नॉर्मल हुआ उसके बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले मेल चेक करते हैं, मेल में चेक करते हैं तो मेल के सबसे पहले सीमेन का एनालिसिस करते हैं। सीमेन का एनालिसिस करते हैं कि पॉलीजोस्पर्मिया है, एंजियोस्पर्मिया है या नॉर्मल है, ये चीज चेक करेंगे। और ये चीज चेक की, अगर ये दोनों नहीं है और सीमेन नॉर्मल है, इसका मतलब मेल के सीमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मेल का जो है हम पोटेंसी टेस्ट करते हैं। मेल का पोटेंसी टेस्ट हम करते हैं कि उसका कैपेबिलिटी है सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने का या नहीं, या तो उसका स्पर्म नॉर्मल है लेकिन वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर पोटेंसी टेस्ट किए, ये भी अगर नहीं प्रॉब्लम आया कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर
सकता है, ना एंजियोस्पर्मिया है, पॉलीजियोस्पर्मिया है, कोई ये दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब हम अब चेक करेंगे फीमेल को चेक करेंगे तो फीमेल में लेप्रोस्कोपी टेक्निक है जिससे हमको पता चलता है, मतलब ब्लॉकेज वगैरह का पता करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उससे पता करते हैं कहीं की स्पर्म वेजाइना में जा ही नहीं पा रहा है, सर्विक्स में जा ही नहीं पा रहा है, फेलोपियन ट्यूब में कहीं ब्लॉकेज है, ओव्यूलेशन से ओवम नहीं आ पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपी से चेकिंग करते हैं कि फीमेल में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है वेजाइना में, सर्विक्स में या फेलोपियन ट्यूब में। और अगर ये सब भी नॉर्मल निकला, कहीं ब्लॉकेज नहीं निकला, उसके बाद तब हम फॉलिक्यूलर स्टडी करते हैं और फॉलिक्यूलर स्टडी में देखते हैं कि ओव्यूलेशन हो रहा है, सही टाइम पे नहीं हो रहा है। अब जब हम ये चीज भी चेक कर लिए कि फॉलिकुलर स्टडी भी कर लिए कि ओव्यूलेशन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब हम बोलेंगे मेल भी नॉर्मल फीमेल भी नॉर्मल। अब उसके बाद तब सोचते हैं कि अब यार इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम इसको क्या करते हैं, लास्ट एक ट्रायल लेते हैं, विटामिन ई और विटामिन ए का टेबलेट देते हैं, जो कि अगर कोई थोड़ा बहुत कमी हो तो उससे सॉल्व हो जाए, या वो अगर उसके बाद विटामिन ई और विटामिन ए के टेबलेट से भी अगर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके बाद तब हम आते हैं 8 पे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। और ये दो तरह के टेक्नोलॉजी से होता है, एक तो होता है इन विवो, दूसरा होता है इन विट्रो। इन विवो मतलब अगर हम गेमेट को ट्रांसफर करेंगे, गेमेट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सोचो हम गेमेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं फीमेल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इनसाइड होगा। और अगर हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इन विट्रो में क्या होगा कि एम्ब्रायो को ट्रांसफर करेंगे, और एम्ब्रायो को ट्रांसफर करेंगे, इसका मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड, क्योंकि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन आउटसाइड होगा, जाइगोट का मतलब जाइगोट से जो एम्ब्रायो बनेगा और एम्ब्रायो को ट्रांसफर करना, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और ये भी जो होता है, सबसे पहले हम नेचुरल प्रोसेस अप्लाई करेंगे, नेचुरल प्रोसेस से देखे नहीं हुआ, फिर तब हम आर्ट अप्लाई करेंगे, तो आर्ट में भी डायरेक्ट हम इन विट्रो अप्लाई नहीं कर देंगे, तो आर्ट में सबसे पहले हम इन विवो अप्लाई करेंगे, उसके बाद तब हम इन विट्रो अप्लाई करेंगे। तब इन विट्रो क्या है उसको हम डिटेल में समझते हैं। देखो, अब जो थर्ड स्टेप है, आर्ट जो अप्लाई करते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले देखो आर्ट हम जो यूज करते हैं, तो आर्ट में सबसे पहले हम इन विवो यूज करेंगे, बाद में इन विट्रो यूज करेंगे। तो अगर आर्ट में आपको यूज करने का बात बोले तो 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये, अभी 1 नंबर में ये, 2 नंबर में। देखो अब क्या है कि अगर मतलब इन विवो में क्या है, गेमेट ट्रांसफर करना है। अब क्या है कि अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि मेल तो नॉर्मल है, मेल हम देख लिए कि पहले मेल को चेक कर लिए, सीमेन एनालिसिस कर लिए, इंपोर्टेंसी टेस्ट कर लिए, मेल नॉर्मल है। अब फीमेल में भी चेक किए, फॉलिकुलर स्टडी से पता किए ओव्यूलेशन तो हो रहा है, तो ओव्यूलेशन हो रहा है तो फिर हमको गेमेट ट्रांसफर करने का क्या जरूरत है, मेल भी नॉर्मल है, फीमेल में भी ओव्यूलेशन हो रहा है। तो क्या होता है कुछ फीमेल्स में कि ओव्यूलेशन तो होता है, लेकिन ओव्यूलेशन को मतलब जो ओव्यूलेशन के बाद ओवा रिलीज होता है, उस ओवा को कैच करने के लिए जो फेलोपियन ट्यूब में फिम्बड़ी होती है, वो फिम्बड़ी डैमेज होती है, तो ओव्यूलेशन तो होता है, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद वो फेलोपियन एग ओवा जो है फेलोपियन ट्यूब में नहीं आ पाती है, जबकि मेल भी नॉर्मल है, फीमेल भी नॉर्मल है, उसके बावजूद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, फॉलिकुलर स्टडी करते हैं। फॉलिकुलर स्टडी से वैसे फीमेल में हम पता करते हैं ओव्यूलेशन किस डे होगा, और ओव्यूलेशन जिस दिन होगा उस दिन हम क्या करेंगे, सर्जिकल इंजेक्शन के हेल्प से उस ओवा को कलेक्ट करेंगे। जो फिम्बड़ी काम करता है उस इंजेक्शन से हम ओवा को कलेक्ट करेंगे, और ओवा को कलेक्ट करके हम कहां डाल देंगे, फेलोपियन ट्यूब में। तो फेलोपियन ट्यूब में तो डालेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। हम क्या किए, गेमेट को ट्रांसफर। ऐसा फीमेल जिसमें कि मतलब मेल नॉर्मल है, फीमेल भी नॉर्मल है, ओव्यूलेशन भी हो रहा है, लेकिन क्या डैमेज था, फिम्बड़ी डैमेज था, जिसके कारण ओवा जो है मतलब फेलोपियन ट्यूब तक नहीं आ पा रही थी। तो अब नहीं आ पा रही थी, इसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे तरह के फीमेल्स में क्या किया जाता है कि उसका फॉलिकुलर स्टडी किया जाता है। फॉलिकुलर स्टडी से पता कर लेते हैं कि ओव्यूलेशन किस दिन होगा, और ओव्यूलेशन जिस दिन होगा उस दिन हम सर्जिकल इंजेक्शन से ओवा को कलेक्ट करते हैं, और ओवा कलेक्ट करके कहां डाल देते हैं, फेलोपियन ट्यूब में। फिर जो है नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इस तरह के मतलब इन विवो में इस तरह के पेशेंट को मतलब ठीक किया है। देखो ये इन विवो फर्टिलाइजेशन जिसमें हम
गैमेट ट्रांसफर और फर्टिलाइजेशन इनसाइड की बात कर रहे हैं। कोई ऐसी फीमेल है जिस फीमेल्स का मतलब कि मेल तो नॉर्मल है, फीमेल भी नॉर्मल है, ओवुलेशन तो हो रहा है, लेकिन ओवुलेशन से ओवा मतलब फैलोपियन ट्यूब में नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि उस फीमेल का फिमरी डैमेज है। फिमरी डैमेज है तो हम क्या करेंगे, वैसे फीमेल में हम क्या करते हैं, हम फॉलिकुलर स्टडी करेंगे। फॉलिकुलर स्टडी करके ओव्यूलेशन किस डे होगा उस डे को हम पता करेंगे, और ओव्यूलेशन जिस दिन होगा वो हम पता कर लेंगे। उसके बाद सर्जिकल इंजेक्शन से हम ओवा को कलेक्ट करेंगे, और ओवा कलेक्ट करने के बाद उसको हम फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे तो नॉर्मल हो जाएगी, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन हम गैमेट को ट्रांसफर किए, इसीलिए बोलते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर। तो हम क्या किए, ऐसे फीमेल में जिसका फिमरी डैमेज है, फीमेल ओव्यूलेशन हो रहा है, मेल नॉर्मल है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उस तरह के फीमेल में हम क्या करते हैं, गिफ्ट। अब ऐसा होता है कि हम अगर फीमेल स्टेराइल है, तो फीमेल स्टेराइल है तो हम क्या करेंगे, फीमेल से मतलब दूसरा जो डोनर फीमेल है, डोनर फीमेल से ओवा कलेक्ट करेंगे, और ओवा कलेक्ट करने के बाद इस फीमेल को हम गिफ्ट कर देंगे। और गिफ्ट कर देंगे, अरे गिफ्ट समझ रहे हो ना, फीमेल को गिफ्ट कर। अब क्या है कि जैसे ओवा हम कलेक्ट किए, ओवा अगर फीमेल स्टाइल है तो इसमें ओवुलेशन नहीं हो रहा है, ओवुलेशन नहीं हो रहा तो ओवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो हम क्या किए, ओवा को कलेक्ट किए, ओवा को डोनर से कलेक्ट किए, इस फीमेल में हम इंजेक्ट कर दिए। इंजेक्ट करने के बाद मेल नॉर्मल है, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसको हम 3-4 मंथ तक जो है ना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सुई देते रहते हैं, जिससे कि मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मेंटेन होगा, तभी तो इंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन सारा चीज होगा। इम्प्लांटेशन हो गया, प्लासेंटा मैच्योर हो जाएगा, 3-4 महीने बाद सुई देना हम बंद कर देंगे, क्योंकि प्लासेंटा जैसे मैच्योर होगा वो खुद से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये कब होता है, जब फीमेरी डैमेज है कोई फीमेल का, या तो फीमेल स्टेराइल है। और ये जो टेक्निक है गिफ्ट, जो है गिफ्ट टेक्निक, और मेनली यूज किया जाता है जो मेनापॉजिक फीमेल है, जैसे जो फीमेल 45 ईयर से ज्यादा एज के हैं, उसमें मेनापॉज आ चुका है। तो मेनापॉज आ चुका है और कोई कंडीशन, सर्टेन कंडीशन, जैसे उसके 2 बच्चे थे, किसी कोई कारणवश दोनों बच्चे का डेथ हो गया, दोनों बच्चे का डेथ हो गया और उनको बच्चा चाहिए, तो बच्चा चाहिए तो उस केस में मेनापॉजिक फीमेल में भी हम इसी तरह करेंगे, क्या कि हम यही इन विवो और गिफ्ट का मतलब वो करेंगे। क्या करेंगे कि फीमेल से क्या करेंगे, ओवा मेल मतलब फीमेल डोनर से ओवा कलेक्ट करेंगे, मतलब मेल नॉर्मल है ही, होगा फर्टिलाइजेशन, उस फर्टिलाइजेशन को 3-4 महीने तक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हम देंगे, जिससे कि इम्प्लांटेशन हो जाए, और इम्प्लांटेशन होने के बाद प्लेसेंटा मैच्योर होगा तो वो खुद से खुद कर लेगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेनोपॉजिक फीमेल में हम कौन सा टेक्निक को यूज करके उसको मतलब वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया गैमेट इंट्राफैलोपियन। अब अगर सपोज दैट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, कि अगर हम जैसे मतलब कि देख रहे हैं फीमेल नॉर्मल है, अब देख रहे हैं कि मेल में भी नॉर्मल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन मेल में है इम्पोर्टेंसी है मेल में, मतलब इसके पास सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने का कैपेबिलिटी नहीं है। तो कैपेबिलिटी नहीं है, उसमें इम्पोर्टेंसी है, तो हम ऐसे फीमेल में क्या करते हैं, उससे सीमेन को कलेक्ट करेंगे, सिरिंज में सीमेंट को कलेक्ट करेंगे। सीमेंट कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको फीमेल में इंजेक्ट कर देंगे, फीमेल में इंजेक्ट कर देंगे, और फीमेल में इंजेक्ट कर देंगे तो आर्टिफिशियल हो गया क्या, इंसेमिनेशन, और इंसेमिनेट कर दिए फीमेल को, सेमिनेट कर दिए, तब हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, क्योंकि मेल में प्रॉब्लम था, मेल में इंपोर्टेंसी का केस था। अब ये और भी कब किया जाता है कि अब जैसे मतलब मेल जो है जिसमें एंजियोस्पर्मिया है, तो अब हम क्या करते हैं, फीमेल तो नॉर्मल है, तो हम क्या करेंगे, मेल डोनर से हम स्पर्म को कलेक्ट करेंगे, मेल डोनर से स्पर्म कलेक्ट करेंगे और उसमें फीमेल में इंजेक्ट कर देंगे, और फीमेल में इंजेक्ट कर देंगे तो फिर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। क्योंकि इसमें जो स्पर्मिया है तो फिर दूसरे से लेना पड़ेगा, मेल डोनर से लेना पड़ेगा। अब यही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है, अब इसी का एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हम इंसेमिनेट कर दे, अगर यूटेराइन में, अगर हम इंसेमिनेट कर दे यूटेराइन में, तो उसको बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। क्योंकि हम मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो करेंगे, हम क्या किए, इंजेक्शन से मेल डोनर से हम क्या लिए,
सीमेन कलेक्ट किए, सीमेन कलेक्ट करके वेजाइना में हम क्या किए, इंजेक्ट कर दिए, और वेजाइना में इंजेक्ट कर दिए। इसका इफिशियंसी हमको बढ़ाना है तो हम इस सिरिंज की हेल्प से डायरेक्ट हम इसको कहाँ मतलब इंसेमिनेट कर दे, यूटेराइन में, यूटेराइन में कर दे तो फिर इसको बोल देंगे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, ये टोटल ये तो हो गया इन विवो। अगर इन विवो से भी अगर कोई पेशेंट सही नहीं हुआ तब उसके बाद हमारे पास आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो क्या होता है, एम्ब्रायो ट्रांसफर। और इसमें एम्ब्रायो ट्रांसफर मतलब कि हमको एम्ब्रायो जायगोट बाहर में फॉर्मेशन करना है, जायगोट का फॉर्मेशन होने के बाद इसको हमको बॉडी में ट्रांसफर करना है, बॉडी में ट्रांसफर। तो इसमें फर्टिलाइजेशन तो होगा आउटसाइड, लेकिन ट्रांसफर करेंगे बाद में हम इसको फैलोपियन ट्यूब में। तो ये तो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी 3 तरह के प्रोसेस होते हैं। एक तो है जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, एक है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर और एक है इक्सी। इक्सी के बारे में मैं बताऊंगा। अब देखो क्या केस होता है कि अगर मेल भी नॉर्मल है, फीमेल भी नॉर्मल है, मेल भी नॉर्मल है, फीमेल भी नॉर्मल है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जिप्ट जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें क्या होता है कि देखो मेल भी नॉर्मल है, इसमें इस वाले केस में क्या है, मेल नॉर्मल है, फीमेल भी नॉर्मल है, मेल भी नॉर्मल है, फीमेल भी नॉर्मल है, और फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अगर फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मेल नॉर्मल फीमेल नॉर्मल, फिर भी, तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, दोनों से हम क्या करते हैं, मेल से मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल से ओवा कलेक्ट करके हम टेस्ट ट्यूब पीओवी का फॉर्मेशन, मतलब टेस्ट ट्यूब मतलब जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। 8 से 16 सेल स्टेज में हम फिर इसको क्या करेंगे, जा करके मतलब मदर के फेलोपियन ट्यूब में हम इंसर्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, जायगोट पहले बनाएंगे, क्योंकि जब मेल भी नॉर्मल है, फीमेल भी नॉर्मल है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे फीमेल में हमको जिप्ट का यूज करना पड़ेगा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट लेंगे, फीमेल गैमेट से जायगोट बनाएंगे, जायगोट से मतलब ये टेस्ट ट्यूब बेबी बनाएंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी से 8 से 16 सेल स्टेज में हम इसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसीलिए इसका नाम, जितना भी चीज है ये सब नाम से ही क्लियर है, इसीलिए मैंने इसका डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखा, कि ये नाम से ही आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अब एक केस आता है कि अब मान के चलो मेल भी नॉर्मल, फीमेल भी नॉर्मल, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये यूटेरस जो है इसके लिए सुटेबल नहीं है इम्प्लांटेशन के लिए। तो अगर ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि अगर यूटेरस सुटेबल नहीं है इम्प्लांट, देखो मैंने अभी एक केस तो ऐसा बताया कि दोनों नॉर्मल है, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा था, तो हम क्या किए, बाहर फर्टिलाइजेशन करा दिए। अब कुछ फीमेल ऐसी भी होती है जिसमें फर्टिलाइजेशन तो हुआ लेकिन मतलब यूटेरस सुटेबल नहीं है मतलब कि इम्प्लांटेशन के लिए। अब सुटेबल नहीं है तो वैसे केस में क्या करते हैं, मेल का मेल गैमेट, फीमेल का ओवा, दोनों को फ्यूज कराएंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाएंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब 8 से 16 सेल स्टेज, अरे टेस्ट ट्यूब बेबी कुछ नहीं है, बस जो कंडीशन जायगोट फॉर्मेशन के लिए होता है वो कंडीशन देते हैं उसको, तो वो हम लेंगे। 8 से 16 सेल स्टेज में पहुंचेगा तो उसको उस मदर में नहीं दे करके दूसरे कोई सरोगेट मदर में देंगे, और सरोगेट मदर में देंगे तो वो सरोगेट मदर में ऐसे नहीं देंगे, वो जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, उस फेज में हम सरोगेट मदर को देंगे, क्योंकि उस फेज में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है और हमें चाहिए भी वो है। तो अगर हम, ये बात आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हम जो जिप्ट जो करते हैं, जिप्ट जो करते हैं सरोगेट मदर में जो जायगोट का ट्रांसफर करते हैं, तो उस मदर में जो करते हैं उसके कौन से फेज में, तो उसके पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में। रीजन क्यों, क्योंकि उसमें प्रोजेस्टेरोन लेवल उसमें हाई होता है उस फेज में। तो जिप्ट के लिए तो आपको समझ में आया कि कैसा फीमेल होना चाहिए, कैसा फीमेल मतलब क्या प्रॉब्लम होना, नॉर्मल मेल है, नॉर्मल फीमेल है, और अब उसमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, तो बाहर फर्टिलाइजेशन करा के हम फेलोपियन ट्यूब में डाल दिए, अब हमारा हो गया मतलब फर्टिलाइजेशन। अब ऐसा केस भी होता है कि दोनों चीज फर्टिलाइजेशन भी हो गया लेकिन यूटेरस सुटेबल नहीं है। यूटेरस सुटेबल नहीं है तो उसमें हम क्या करते हैं, सरोगेट मदर का हेल्प ले लेते हैं, उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। और ट्रांसफर करेंगे तो कौन से स्टेज में, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में। क्यों करेंगे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में, क्योंकि उसमें प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई होता है। अब इसी का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको
देखो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे तो इसका एफिशिएंसी थोड़ा कम है, मतलब ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा लेवल का है, लेकिन अगर हमको इससे भी ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए तो इसको डायरेक्ट हम यूटेरस में ट्रांसफर कर देंगे, और इसी यूटेरस में ट्रांसफर कर देंगे तो इसी को बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, देखो, और ये इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर तो होगा, लेकिन यूटेरस में क्या होता है, इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन कौन से स्टेज में होता है, 16 से 32 सेल स्टेज आएगा, जब ब्लास्टोमियर वाला होता है स्टेज, तो उस स्टेज में हम इसको यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं, तो उसको बोल देते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब देखो उसके बाद क्या होता है, अब ऐसा भी हो गया, जो भी मतलब दोनों नॉर्मल था, अब कुछ ऐसा हुआ कि मतलब मेल फीमेल तो है नॉर्मल, फीमेल है नॉर्मल, मेल है, मेल में है एंजियोस्पर्मिया, मेल में है एंजियोस्पर्मिया, तो अब ये क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब ये नाम से क्लियर कैसे होगा, देखो कि इसमें क्या है ना, मेल को है प्रॉब्लम, इसमें तो मेल फीमेल दोनों नॉर्मल है, लेकिन मेल भी नॉर्मल, फीमेल भी नॉर्मल, फर्टिलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो गया या यूट्रस सुटेबल नहीं है तो हम ट्रांसफर करते हैं, इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। और इस केस में क्या है कि मेल को है एंजियोस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया, फीमेल क्या है, फीमेल नॉर्मल है, फीमेल नॉर्मल है, तो अब लेकिन मेल चाहता है कि मतलब इसमें जो मतलब बेबी हो उसमें कैरेक्टर मेरा ही हो, तो कैरेक्टर मेरा ही हो, ये मतलब दूसरे से सीमेन कलेक्ट नहीं करना चाहिए, तो वो क्या करते हैं ऐसे केस में कि हम क्या करते हैं, मेल का सीमेन कलेक्ट करते हैं, मेल का सीमेन कलेक्ट करेंगे, उस सीमेन में एक दो सीमेन भी होगा जिसके पास कैपेबिलिटी होगा, उसका मतलब एक्टिव सॉल्यूशन में डाल के उसके मोटिलिटी को हम इंक्रीज करेंगे, और उसके मोटिलिटी को इंक्रीज करने के बाद उसको हम इंजेक्शन में भर लेंगे, और इंजेक्शन में भरने के बाद उसको क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, और फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, सॉरी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करेंगे, ओवा में ट्रांसफर करेंगे, ओवा में ट्रांसफर करेंगे, अब जायगोट बन गया, उसके बाद हम फीमेल में इंजेक्ट कर देंगे। तो ये होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें वैसे टाइप का मेल जिसको कि खुद का कैरेक्टर चाहिए, नहीं तो हम चाहते तो दूसरे मेल से भी डोनर से ले लेते, क्योंकि इसको एंजियोस्पर्मिया था, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक दो स्पर्म होता है जो कि मतलब काम कर देगा, तो उसको हम एक्टिव सॉल्यूशन में देकर उसकी मोटिलिटी को हम इंक्रीज कर देते हैं, और इंक्रीज करने के बाद हम उसको सिरिंज में लेके इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ओवम के अंदर कर देते हैं, ओवा के अंदर हम डायरेक्ट कर दिए, अब हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद हम इसको फीमेल में ट्रांसफर कर देंगे। ये हो गया ये टोटल था इनफर्टिलिटी। अगर आपको मैं एक बार टोटल चीज को रिवाइज करा दूं,